नमस्कार दोस्तों, कॉन्क्वेस्ट ज्ञान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इनके स्रोत क्या क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। यह लेक्चर सीरीज़ 1 बाई 1 मतलब 1 बाई 1 आता जाएगा और आपके एक से एक टॉपिक जो भी एंशियंट हिस्ट्री के हैं उसे कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस के लिस्ट में जा कर के उस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जानने से पहले ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू का मतलब कि ये इतिहास होता क्या है, हिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो सिंपल अगर कहें तो इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन, हमारे बीते हुए काल के में क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार का उस समय समाज था, क्या संस्कृति थी, क्या परिवेश था, क्या उस समय की राजनीतिक आर्थिक दशाएं थी, इन सब चीज़ों का अध्ययन ही इतिहास में किया जाता है। वैसे इतिहास को 3 मुख्य भागों में तोड़ करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, जो कि हम लोग शुरू किए हैं, एंशियंट हिस्ट्री, एंड सेकंड है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास, जिसे कि मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास में देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास में हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत रहे हैं, कहाँ से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है 4 प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत, तीसरा विदेशियों द्वारा विवरण, मतलब भारत में जो जो विदेशी आए उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक दशाओं के बारे में क्या बताया, उनके लिखे हुए किताबों से हम लोग जानते हैं। और चौथा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि सिक्के, अभिलेख, मृदभांड, इन सब चीज़ों से हम लोग जो है प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। तो अब इन चारों भाग को हम लोग एक एक करके डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया गया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे इन तथ्यों से बाहर संभवतः सवाल परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, और आगे भी जो एग्ज़ाम आएंगे इन्हीं तथ्यों से सवाल आपको घूम फिर करके दिखेंगे। तो जो धर्म ग्रंथ है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के साहित्यों का या ग्रंथों का कहिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है वो है ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको। इनमें कौन कौन से ग्रंथ हम पढ़ते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों हमारे मेन वेद हैं। वहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ ब्राह्मण से, कुछ आरण्यक से, कुछ उपनिषद से ग्रहण करते हैं, तो कुछ जैसे महाभारत, रामायण और पुराण इत्यादि से जो हम ग्रहण करते हैं प्राचीन भारत के बारे में, तो वहाँ से हमें इसका स्रोत मिलता है। दूसरा जो धार्मिक ग्रंथ है वो है बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ कहिए। बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र जिसकी रचना अश्वघोष ने की है, महाविभास जो कि वसुमित्र ने लिखा है, साथ ही साथ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ जो जातक में मिलती हैं आदि। तो इतने पॉइंट्स को इसलिए कवर किया गया है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे सीधा सीधा सवाल आपको पूछ देगा कि महाविभास का संबंध किससे है, तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप बौद्ध धर्म इसमें टिक कर पाएंगे, इसलिए सारे पहलुओं को कवर किया गया है। और तीसरा जो है वो है जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत क्या है? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, 3 प्रकार के ग्रंथ से, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। आगे अब हम देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत। तो जो ऐतिहासिक स्रोत है इसमें बहुत सारे जो है इतिहास में किताबें हैं, किनके द्वारा लिखी गई हैं
उनमें जो ज्ञान दिया गया है, उनमें जो प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है, उससे हम ज्ञान लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है उन सारों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो सबसे पहले राजतरंगी, जो कलहन के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा। स्वप्नवास वदत्ता जो है वो भास के द्वारा। वहीं रत्नावली नागानंद और नागानंद प्रियदर्शिका जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। गाथा सप्तशती जो है वो हाल के द्वारा, जो कि सातवाहन शासक थे, उनके द्वारा लिखा गया। वहीं मानोसलास जो है वो सोमेश्वर, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, उनके द्वारा लिखा गया है। अब इनके संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में है। राजतरंगिणी जिसकी रचना कलहन ने की है वो संस्कृत भाषा में है। और ये जो है पहली बार इसमें ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। जो ऐतिहासिक स्रोत मिलता है, पहली बार जो ऐतिहासिकता की झलक है वो राजतरंगिणी में ही मिलती है। इसके बाद जो है पाणिनि, जिन्होंने पहले संस्कृत व्याकरण, जिसका नाम अष्टाध्यायी है, उसकी रचना की है। और इस अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है? मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इससे सवाल बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। आने वाले एग्ज़ाम में भी यह पूछा जा सकता है कि पाणिनि में किस काल के, मतलब किस वंश या किस काल के सामाजिक जीवन का वर्णन है। तो वहाँ मौर्य, गुप्त, सारे कुछ भी दे सकता है। तो आप इसे याद रखिए, मौर्य काल के सामाजिक जीवन से का उसमें वृत्तांत है। और आगे जो है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा, इनका अन्य नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। उन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा। और इसमें क्या है? मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण है। बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा यह सवाल कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है। तो बहुत से लोगों ने इसका जो है आंसर जो है उसमें टिक किया कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जबकि यह मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से संबंधित है कि वहाँ का शासन कैसे चलाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिसे कि मैंने कवर किया है और काफ़ी आसानी से आपके सवाल हल होंगे। आगे क्या है कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ये जो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की तरह है, उसी पर आधारित था। तो ये हम लोगों ने देखा ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। इस तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे अब हम आएंगे किसमें? विदेशियों के विवरण में, कि यहाँ कौन कौन से विदेशी आए, कहाँ कहाँ से विदेश के यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या इतिहास में लिखा भारत के बारे में। तो मुख्यतः जो है 4 देशों से आए। पहले तो यूनानी आए, यूनानी लेखक। उसके बाद आए कौन? तो रोमन लेखक आए। उसके बाद हमारे चीनी लेखक आए। उसके बाद अंत में अरबी लेखक आए। अब कौन कहाँ से आए, क्या क्या लिखा? तो सबसे पहले यूनानी लेखक में जो है हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आप याद रखिए। वहीं मेगास्थनीज जो है उसने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और मेगास्थनीज क्या था? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में। आगे था एक पेरिपेलस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसे कि हिंदी में लाल सागर की कहानी कहते हैं। तो इसके लेखक का नाम पता नहीं चला है, बस ये पता चला है कि कोई अज्ञात यूनानी लेखक थे जिन्होंने पेरिपेलस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा है। और ये सवाल 63rd बीपीएससी ने पूछा और बहुत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया था। आगे जो है टॉलमी, जिसने कि भारत की ज्योग्राफी के बारे में लिखा, तो उन्होंने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। और स्ट्रैबो जो है उसने मेगास्थनीज की इंडिका को जो है एक छद्म काल्पनिक बताया। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो, क्योंकि इंडिका के कोई भी अभी लिखित शास्त्र नहीं मिले और लिखित साक्ष्य नहीं मिलने के कारण क्या है, उसे छद्म बता रहा है। लेकिन उसके कुछ कुछ कोट्स जो है, आगे आने वाले जो भी लेखक थे उन्होंने इंडिका से उस कोट्स को कोट करके लिखा है अपनी किताब में, इसलिए मेगास्थनीज की
जो इंडिका पुस्तक है उसका साक्ष्य उस प्रकार मिलता है। रोमन लेखक में एक ही लेखक आए, प्लिनी, जिन्होंने नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखा। कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी बच्चों होता है एग्जाम में कि प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका है और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा है। तो सवाल अगर नेचुरलिस हिस्टोरिका का है तो उसके राइटर प्लिनी है। आगे चलते हैं। जो ये नेचुरलिस हिस्टोरिका है इसमें भारत और इटली के व्यापार के संबंधों के बारे में प्लिनी ने लिखा है। आगे चीनी लेखक में 3 आए। सबसे पहले फाहियान आए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। उन्होंने फू को की नामक पुस्तक लिखी और ये 5वीं सदी में आए थे। वहीं हेनसोंग 6वीं सदी में आया जो कि सी यू की हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हे से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग भारत आया। उसने सी यू की नामक जो है पुस्तक लिखी। और हेनसोंग की जीवनी जो है उसका एक दोस्त है जिसका नाम वी ली है, वी ली, उन्होंने हेनसोंग की जीवनी को लिखा है। वहीं इत्सिंग जो है उसे उन्होंने क्या, वो 7वीं सदी में यहाँ पर आए थे। और इत्सिंग जो है, इत्सिंग ने भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये हम लोगों ने देखा 3 चीनी लेखक के बारे में। 2 अरबी लेखक भी आए थे। पहले थे सुलेमान जो 9वीं शताब्दी में आए थे, जिन्होंने पाल और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा। और अलबरूनी जिन्होंने तहकीक ए हिंद, जिसे कि किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, उस पुस्तक की रचना की। और इसमें जो है किताब उल हिंद मतलब हिंद की किताब, तो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बताया है। तो विदेशियों के विवरण में हम 4 प्रकार के जो 4 देशों से लोग जो आए, पहले यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी, इनके बारे में डिटेल देखा है। सवाल यहाँ से भी पूछा गया था कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों में सबसे बाद में कौन आया, तो इत्सिंग उसका उत्तर था। तो इस तरह से भी सवाल यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा पार्ट भी कवर किया। अब लास्ट हम लोग अभिलेख पर चलते हैं। तो अभिलेख में हम चलेंगे जिसको कि पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि से जो है ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सिक्कों के बारे में देखते हैं। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो भारत के सिक्के को क्या कहा जाता था, पंचमार्क या आहत सिक्का कहते थे। पंचमार्क मतलब क्या, उस पर जो है कि एक मजबूत लोहे या मजबूत चीज़ों से क्या किया था, पंच किया जाता था ताकि उसके ऊपर कुछ चित्र बन जाए, कुछ आकृति बन जाए, इसलिए उसे पंच या आहत सिक्के कहते हैं। साहित्य में जो है इसी पंच सिक्के, जो पंचमार्क सिक्के हैं और आहत सिक्के हैं, इसे कासार्पण कहा गया है। क्या कहा गया है, कासार्पण कहा गया है। आगे क्या है कि आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक चिन्ह मिलते थे, मतलब पंच मारते थे तो कुछ प्रतीक बनता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, हमेशा मनुष्य ने क्या किया है, प्रगति किया है। तो उसमें भी सिक्कों ने को भी आगे क्या किया गया, राजाओं का उस पर चित्र आने लगा या फिर देवताओं का। इसका एक उदाहरण ये मिलता है कि समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए कुछ सिक्कों पर देखा गया है। तो वो समुद्रगुप्त राजा था और वो बीना बजाते हुए था। तो इस प्रकार से सिक्कों पर राजाओं के और देवताओं के नाम और तिथियां उल्लिखित होने लगी। अब क्या था कि सोने के जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम किसने चलाए थे, तो कुषाण राजाओं ने। सवाल पूछा गया है पीछे भी और आगे भी यह महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, इससे सवाल जरूर आएंगे कि सोने के जो लिखित सिक्के हैं सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। इसके बाद है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, दीनार, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, रूपक या रुपयक। कहीं कहीं रूपक लिखा होता है, कहीं कहीं रुपयक लिखा है। तो चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक कहा जाता था। और जो सातवाहन थे, सातवाहन वंशों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। तो जो सिक्के जो बने थे वो 4 प्रकार के सिक्के थे, सोने के, चांदी के, ठीक है, और शीशे के, साथ ही साथ
सोने, चांदी, शीशे और कांसे के जो सिक्के थे उनको जारी किया गया था। तो इस प्रकार से सिक्कों से महत्वपूर्ण सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ कवर किया। आगे अब हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में जो है हम अभिलेख के बारे में देखेंगे। तो अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है, मुहर आ जाते हैं, प्रस्तर स्तंभ आ जाते हैं। मतलब प्रस्तर मतलब होता है क्या, पत्थर, प्रस्तर स्तंभ हो गया, चट्टान हो गया, ताम्रपत्र हो गया, मतलब कि पत्तों पर जो लिखा जाता था वो ताम्रपत्र, मतलब ताम्र मतलब तांबे के, और पत्र उस पर लिखे जाते थे। तथा मंदिरों के दीवारों, ईंटों, मूर्तियों इत्यादि पर जो भी चीज़ मिले, इन सबों को हम लोग अभिलेख के तौर पर देखते हैं। सबसे अधिक अभिलेख जो है वो मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। और आगे जो है मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो भी अधिकांश अभिलेख हैं उनको किस ग्रंथ में संकलित किया गया है, उस ग्रंथ का नाम है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ये शब्द याद रखिए, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में जो है इस नामक ग्रंथ में मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख को संकलित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली लिपियाँ। जो अभिलेख लिखी जाती थी उसमें कोई ना कोई लिपि लिखी जाएगी। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, तो उस समय जो है प्राकृत लिपि में लिखी गई। जो आरंभिक अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। उसके बाद आया ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये फिर बीपीएससी ने पूछा कि ब्राह्मी लिपि नहीं, खरोष्ठी लिपि के बारे में पूछा था कि खरोष्ठी लिपि किस तरह लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वहीं खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और चौथी जो लिपि थी वो यूनानी या अरमाइक लिपि है, जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में, तो आप याद रखिए अशोक के अभिलेख इन चारों भाषाओं में, प्राकृत में भी हैं, ब्राह्मी में भी हैं, खरोष्ठी में और यूनानी या अरमाइक लिपि, इन चारों भाषाओं में हैं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के जो शिलालेख है किन किन भाषाओं में है, तो चारों भाषाओं में हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत में, जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें विदेशी अभिलेख के बारे में। दो विदेशी अभिलेख जिससे हम लोग करते हैं, एक तो बोजाक कोई है मध्य एशिया में। इस अभिलेख में क्या है, 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में क्या बताया गया है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम जो हैं उसमें उल्लिखित है। और दूसरा जो फैक्ट है, यहाँ से सवाल बने भी हैं कि हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था, उसका बेस नगर या विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है उसमें भागवत धर्म, जो भागवत धर्म है मतलब वासुदेव की आराधना, इसके बारे में वो जानकारी देता है। तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ पूछे तो किससे संबंधित है, तो भागवत से संबंधित है, मतलब उसमें वासुदेव की आराधना के बारे में बताया गया है। अब कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास के उनको आधुनिक लेख लिखा गया, जैसे कि कुछ लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में वर्णित किया, तो उस तरह की चीज़ है। तो सबसे पहले 1776 में क्या हुआ, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसका नाम रखा गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। पूछा जाता है आपको मैच द फॉलोइंग्स में, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट्स है कि जो सर विलियम जोन्स थे, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ने 1789 में 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक वहीं विलिकिंस ने 1785 में क्या किया, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया गया है, मतलब क्रोनोलॉजिकली उसको जो है सजा करके प्रस्तुत किया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। उनकी पुस्तक क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके बाद है ब्रिटिश इतिहासकार है A.L. बेसम, उन्होंने वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी। और अंत में D.D. कौसाम्बी जो है, इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या है, ये सबसे मतलब तात्विक स्रोत है जहाँ से कि हम भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम लोग अभिलेख के बारे में जान रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ तथ्य बनते हैं जो कि
अलग वीडियोस में कवर कर सकता था मैं, लेकिन इसी में लिया है ताकि आपको एक ही साथ यहीं पर सब चीज़ मिल जाए। जैसे अभिलेखों से संबंधित शब्दावली में सबसे पहले पूछा जाता है कि अभिलेख होता क्या है। तो जो लेख मुहर, पत्थर या प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलती हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक प्रस्तर स्तंभ है और इस पर जो ये लिखावट है इसे ही अभिलेख कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसको पढ़ने वाले को क्या कहेंगे। तो देखिए, जो अभिलेख का अध्ययन करता है उसे पुरालेख शास्त्र कहते हैं। मतलब अभिलेख का अध्ययन करना पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। अब क्या है कि ये इस अभिलेख का कुछ समय काल होगा, तो वही कहता है कि अभिलेख तथा दूसरे किसी भी प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के जो अध्ययन करते हैं उसे हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, पैलियोग्राफी उसे कहते हैं। अब आपको है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स इसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सिक्के हैं, तो इस तरह के इन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, न्यूमिस्मैटिक्स कहेंगे। तो ये यहाँ से कुछ शब्दावली है, पूरी तरीके से होलिस्टिक मैंने कवर किया है ताकि आपको बार बार इन चीज़ों के लिए वीडियोस अलग अलग ना देखना पड़े। इस वीडियो को ही आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सारे तथ्य आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे मैंने जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख, उसके शासक के नाम और उस अभिलेख से कुछ विशिष्ट तथ्य जिससे कि आपके सवाल बन सकते हैं उसे यहाँ पर कवर किया गया है। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का था, उसने प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख मतलब खुदवाया या बनवाया कहिए। तो वो कहाँ है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है और इसकी जो है रचना इसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। मतलब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में जो अभिलेख है इस पर जो रचना हुई थी इसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। वहीं एरन अभिलेख जो कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। मतलब एरन अभिलेख किसने लिखा है, भानुगुप्त ने। और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए, पूछा जाएगा सती प्रथा का लिखित साक्ष्य सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला। प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, भीतरी अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। 4 ऑप्शन दे दिया, कंफ्यूज, पूरी तरीके से माइंड फ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप उसे टिक करके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रदामन जो कि शक वंश से था, उन्होंने जूनागढ़ का अभिलेख लिखा है जो कि गुजरात में अवस्थित है और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश से था, इसने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया। कहाँ पर अवस्थित है भीतरी स्तंभ लेख, गाजीपुर में। और ये भीतरी स्तंभ लेख में ही हूणों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। खारवेल कलिंग के राजा ने लिखवाया और ये हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया। खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया। ये भी 62वीं या 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है। चलते हैं आगे। अगला है राजा भोज जो कि प्रतिहार से थे, उन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति लिखा है। वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वहीं पर विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख को बनवाया। वहीं हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश से थे, उन्होंने मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख लिखवाया। आगे है यशोधर्मन जो कि मालवा नरेश था, उसने मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख बनाया। और गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन के, उन्होंने नासिक अभिलेख लिखवाया। और आगे जो है पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से थे, उन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखवाया और इसकी जो रचना की उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की है। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उनका उद्देश्य क्या था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन जो है मेहरौली के लौह स्तंभ में है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में मिलता है। और अंत में जो है वो तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त एक को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है।
तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे तथ्य आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक जेन्युइन जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसे ही मैं कवर कर रहा हूं और एक मिशन के तौर पर कर रहा हूं, ताकि आने वाली जो बीपीएससी के एग्ज़ाम है 66 और बिहार दरोगा है, उन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये सारे वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।